हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉमर्स नेशन या इन विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों आज अपने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 11 है एंड आज के टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। दोस्तों आपको टॉपिक्स तभी समझ में आएंगे जब आपने पहले के वीडियोस को देखा होगा, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो पहले के वीडियोस को देख के आओ, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। हमने कंटिन्यूटी में चीजों को डिस्कस किया है। ओके, आज का टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन। आपको पता है कि एक इन्वेस्टिगेटर जब भी इन्वेस्टिगेशन करता है तो डेटा को सिस्टमैटिक वे में जाने के क्या करता है, प्रॉपर उसको ऑर्गेनाइज करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना आता है क्लासिफिकेशन, डेटा को क्लासिफाई करना, उनके फीचर्स के हिसाब से उनको बांट देना, ठीक है। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन का यहाँ पे हम लोग मीनिंग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन का मीनिंग दोस्तों है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग अरेंजिंग डेटा को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इनटू सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस में, किसी ग्रुप में, अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। डेटा को उसकी विशेषताओं के आधार पे उसको बांट देना। सपोज कि अगर बहुत सारी जनसंख्या है तो मेल और फीमेल हमने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन का एक मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंस हो गया, ABCD 1 2 3 4 मेल फीमेल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, स्टेट के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से, बस डेटा को क्लासिफाई कर देना उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और सेपरेटिंग, उनको अलग करना, उनको क्या करना, सेपरेट करना अकॉर्डिंग टू दी डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स। देखो अब डेटा बहुत सारा है, उसको समझने के उसको क्लासिफाई कर दो, अलग अलग पार्ट्स के अंदर बांट दो। खर्चे बहुत सारे हैं, एग्जांपल तौर पे एक बिजनेस के अंदर खर्चे बहुत सारे होते हैं, बट खर्चों को समझने के लिए क्या कर दो, ऑफिस का खर्चा अलग कर दो, पर्सनल खर्चा अलग कर दो, ठीक है ना। इससे क्या होगा, चीजों को आप आसानी से समझ पाओगे। ओके, अब दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा सर्व द फॉलोइंग पर्पस। हमारा क्लासिफिकेशन करने का पर्पस क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहला, इट कंडेंस द रॉ डेटा इनटू फॉर्म और सुटेबल फॉर द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जो डेटा क्या होता है, बहुत बिखरा होता है, उसको कंडेंस कर देता है, ठीक है ना। कंडेंस का मतलब होता है एक साथ, जिसको समझने योग्य बना देता है। एंड हम क्या कर पाते हैं, इससे कोई भी स्टैटिस्टिक्स इसके ऊपर यूज कर पाते हैं। इट रिमूव कॉम्प्लेक्सिटी एंड हाईलाइट द फीचर्स ऑफ डेटा। जो भी कॉम्प्लेक्सिटी या कठिनाइयां हैं उनको दूर कर देता है। एंड कहता क्या है, जो भी डेटा का फीचर होता है उसको हाईलाइट कर देता है, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे पूरे इंडिया का डेटा है, अब उसको अगर हम क्लासिफाई करें मेल और फीमेल, तो अभी पता चला है जस्ट रिसेंट में 2021 के अंदर कि भैया जो फीमेल है उनका रेशियो ज्यादा हो गया है। क्या हो गया है, फीमेल इंडिया के अंदर ज्यादा हो गई एज कंपेरिजन टू मेल। तो दोस्तों अब इससे हमको उसका फीचर पता चला ना, डेटा को क्लासिफाई किया तब पता चला, ऐसे पता नहीं चल पाया था। ओके, उसका इट फैसिलिटेट कंपैरिजन। हम लोग कंपैरिजन तभी ना कर पाएंगे जब डेटा को क्लासिफाई करेंगे। फिर ड्राइंग इन्फरेंस मतलब होता है उसमें से कंक्लूजन निकालना, किसी भी डेटा में से मतलब की बातों को बाहर निकालना कैसे पॉसिबल है, जब तक उसको क्लासिफाई नहीं करोगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग द एलिमेंट्स ऑफ डेटा। किस डेटा से क्या रिश्ता है, कौन सा डेटा किससे कनेक्टेड है, कैसे पता चलेगा जब तक उसको क्लासिफाई नहीं करोगे। कौन सा खर्चा ज्यादा है, कौन सा खर्चा कम है, बहुत सारे खर्चों में से, तो सारे खर्चों को क्लासिफाई कर दो, समझ में आ जाएगा। ओके, इट हेल्प्स इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अगर किसी भी स्टैटिस्टिक्स के मेथड का यूज करना है तो आपको डेटा को क्लासिफाई करना ही पड़ेगा। ओके, बाय सेपरेटिंग द एलिमेंट्स ऑफ डेटा इनटू द होमोजेनियस। भैया होमोजेनियस, जैसे कि हमने पूरे इंडिया के डेटा को मेल और फीमेल में किया, तो मेल तो भैया होमोजेनियस है, फीमेल भी होमोजेनियस है, ठीक है। तो ये आपका समझ में आपको आ गया होगा। पर्पस अपना ये होता है जिससे कि हम उनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के ऊपर बात कर सकें। ओके, अब दोस्तों मेन फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या क्या फीचर्स होते हैं क्लासिफिकेशन के, ठीक है, इसको देख लेते हैं। क्योंकि एग्जाम में जब भी मीनिंग पूछता है ना तो अपने को याद रखना है कि उसका फीचर देखना है, जिससे मीनिंग थोड़ी सी बड़ी हो जाए। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर डेटा इज डन अकॉर्डिंग टू, भैया ये पर्पस के हिसाब से होता है, स्कोप के हिसाब से होता है, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। आपका इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है उसके हिसाब से आपको क्लासिफिकेशन करना होता है। ओके, क्लासिफिकेशन इज डन अकॉर्डिंग टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको किसी विशेषताओं को उठा के उनके आधार पर डेटा को बांटना पड़ता है। जैसे कि भैया हो गया एट्रीब्यूट्स हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक है। ओके, ऑब्जेक्ट हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर पेज इन वन क्लास। जो सेम टाइप के होंगे उनको आप एक क्लास में कर दोगे, ठीक है ना। जो जैसे एग्जांपल तौर पे इंडिया में इंडिया के पूरे लोगों ने कौन कौन सी पढ़ाई की है, कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, कॉमर्स के लोग एक में आ गए, साइंस के लोग एक में आ गए, आर्ट्स के लोग एक में आ गए, ठीक है ना। तो ये हमने क्या कर दिया, सिमिलर टाइप के डेटा को एक के अंदर रख दिया। ओके, क्लासिफिकेशन में भी आइदर एक्चुअल, नोशन और इमेजिनरी। एक्चुअल का मतलब होता है भैया आप एक्चुअल कर रहे हो, इमेजिनरी मतलब होता है आप मतलब कि इमेजिनेशन में आप डेटा को क्लासिफाई कर रहे हो। नोशन का मतलब होता है आप इमेजिन करके एक्चुअल में डेटा को क्लासिफाई कर रहे हो। ओके,
क्लासिफिकेशन गिव एक्सप्रेशन टू द यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट दे मे सबसिस्ट अमंग डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। इसका मतलब ये होता है क्लासिफिकेशन करने से हमको डेटा गहराई से समझ में आता है, उसकी विशेषताएं समझ में आने लगती हैं। ओके, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन। कोई भी तरीका नहीं बताया गया है कि जिससे आप क्लासिफिकेशन करो। आप अपने इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर सकते हो, जैसा भी जो इन्वेस्टिगेटर चाहे। ओके, इन क्लासिफिकेशन कॉमन सेंस इज द चीफ रिक्विजिट एंड द एक्सपीरियंस दी, ठीक है ना, चीफ टीचर। इसका क्या मतलब है कि भैया क्लासिफिकेशन करने के टाइम पे जो क्लासिफिकेशन कर रहा है उसका एक्सपीरियंस ही मैटर करता है। जितना वो एक्सपीरियंस पर्सन होगा उतना अच्छा क्लासिफिकेशन कर पाएगा। ओके, ये भी समझ में आपको आ गया। अब दोस्तों आते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। उद्देश्य क्या होता है क्लासिफिकेशन करने का, ऑब्जेक्टिव क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देते हैं। क्लासिफिकेशन करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे पहला, टू सिंप्लीफाई एंड कंडेंस द मास ऑफ डेटा। भैया जो डेटा इतना सारा बिखरा हुआ है उसको सिंप्लीफाई करना, उसको आसान कर देना। इससे होगा क्या, डेटा आसानी से समझ में आएगा ना। कंडेंस डेटा को कंडेंस करना, बिखरे हुए डेटा को क्लासिफाई करना, ठीक है। इससे डेटा आप आसानी से समझ पाओगे, सिंपल हो गया वो। अब इसके अंदर आपको लिखना कि आप आसानी से पढ़ सकते हो। टू एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी। डेटा के अंदर क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिससिमिलैरिटी है, मतलब कि डेटा कैसे सेम है, कैसे उससे एक दूसरे से अलग है। जैसे कि भैया पूरे इंडिया में जनसंख्या ये तो एक हो गया, अब हमने मेल किया और फीमेल किया तो मेल फीमेल दो अलग हो गए, दोनों ही हो गए, फीमेल और फीमेल। कौन कितना पढ़ा लिखा है, ये सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी हो गया। तो कहने का मतलब है हम लोग को किसी भी डेटा में अगर सिमिलैरिटी चेक करनी है या फिर डिससिमिलैरिटी चेक करनी है तो ये क्लासिफिकेशन करना बहुत ही जरूरी होता है डेटा के अंदर। ओके, ये भी हो गया। अब आते हैं टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। भैया कंपैरिजन कैसे करोगे, कितने मेल कितने फीमेल, हाउ टू कंपेयर। तो भैया जब तक क्लासिफाई नहीं करोगे तो कंपेयर भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। कंपेयर करने के लिए टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप, किसी डेटा से रिलेशनशिप को फिक्स करना, मतलब कितने मेल है कितने फीमेल है, ठीक है ना, उनका क्या होते हैं ये कंपैरिजन। और ये बात थोड़ा सा एक ही है, क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन द फाइंडिंग आउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द सम क्राइटेरिया बिटवीन द डेटा। आपको पता होना चाहिए इंडिया में बहुत सारे पहले फीमेल बहुत कम थी, मेल बहुत ज्यादा थे। फीमेल लिटरेसी बहुत कम थी और मेल लिटरेसी बहुत ज्यादा थी। यहाँ पे आपने दो बातें सुनी कि भैया पहले फीमेल भी कम थी और लिटरेसी रेट भी कम था उनका। आज के टाइम पे फीमेल भी ज्यादा है और उनका लिटरेसी रेट भी ज्यादा है। तो कॉज और उसका इफेक्ट क्लासिफिकेशन करने से दोनों समझ में आता है कि क्यों ऐसा हुआ, ये भी आपको समझ में आएगा। ओके, टू प्रिपेयर द डेटा फॉर टैबुलेशन। जब तक आप क्लासिफाई नहीं करोगे तब तक आप डेटा को टेबल की फॉर्म में नहीं रख पाओगे, ठीक है ना। टैबुलेशन भी क्लासिफिकेशन के अंदर ही आता है, क्योंकि देखो होता क्या है, टेबल की फॉर्म में डेटा और आसानी से समझ में आता है, ठीक है। तो पहले डेटा को क्लासिफाई करो फिर उसको टैबुलेशन करो। टैबुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग डेटा को रो और कॉलम में डालते हैं, देखते हो ना आप लोग, रो कॉलम, ठीक है। उसके बाद टू प्रेजेंट अ मेंटल पिक्चर, आपके दिमाग में एक पिक्चर आ सके, अच्छा हाँ डेटा ऐसे है तो ये चीजें हो सकती हैं। तो अपने दिमाग में पिक्चर बनाने के लिए इसको कहते हैं, आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों रिक्विजिट ऑफ गुड क्लासिफिकेशन, एक अच्छा क्लासिफिकेशन आप कैसे करोगे, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला सूटेबिलिटी। भैया आप अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से क्या करो, क्लासिफिकेशन करो। आपको जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप क्या करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे। एज पर योर नीड ऑन सूटेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आप करो, ठीक है। उसके बाद अनएम्बिगियस। दोस्तों अनएम्बिगियस का मतलब होता है कि भैया अनक्लियर ना हो कोई चीज। जब भी आप क्लासिफिकेशन करो तो वो चीज अनक्लियर ना हो, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे होता है अनक्लियर नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। इसको आप नोट कर सकते हो चीजों को आसानी से समझने के लिए कि भैया कोई भी चीज, कोई भी ऐसा क्लासिफिकेशन मत कर दो जो लोगों को समझ में ही ना आए, ठीक है। तो ऐसा ना हो। एग्जॉस्टिवनेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन शुड बी एग्जॉस्टिव दैट एवरी यूनिट ऑफ सीरीज शुड फाइंड अ प्लेस इन वन ग्रुप या अनदर। मतलब कि क्लासिफिकेशन कैसे भी करो बट सब डेटा किसी ना किसी ग्रुप के अंदर आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने ऐसा क्लासिफिकेशन कर दिया कि कुछ डेटा छूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब डेटा की आपके क्लासिफिकेशन में जगह होनी चाहिए कहीं ना कहीं। ओके, ये भी हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब भैया क्लासिफिकेशन ऐसे करो कि अगर आपको कभी कुछ चेंज करना पड़ जाए तो दिक्कत ना हो, डेटा फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। अ गुड क्लासिफिकेशन शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू चेंज सिचुएशन। अगर मान लो कोई चीज चेंज हो गई, कुछ बताना पड़ गया, आसानी से उसको आप चेंज कर सको, आपको दिक्कत ना आए। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है। ओके,
द cases must not overlap so that an observed value belong to one and only one of the cases. There must be no item which can find its way into more than one class. इसका मतलब ये होता है भैया कि जब भी क्लासिफिकेशन करो तो एक डेटा एक ही ग्रुप के अंदर आए, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आपने 3-4 क्लासिफिकेशन किया है, एक डेटा 2-3 जगहों पे आ गया। अगर ऐसा होगा तो आपकी इन्वेस्टिगेशन खराब हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, स्टेबिलिटी, द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन वंस डिसाइडेड शुड बी रिमेन सेम थ्रू आउट द एनालिसिस। एक बार डिसाइड कर लो तो उसको बार बार चेंज मत करो, वो स्टेबल है, वरना आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। ओके, होमोजेनिटी, अब आपको तो ये पता ही है जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे तो डेटा होमोजीनियस बनाने के करेंगे, डेटा को एक जैसा करने के करेंगे। पूरे इंडिया के लोग, अभी समझ में नहीं आया, अब हमने क्या किया, मेल और फीमेल, मेल सारे के सारे होमोजीनियस है, फीमेल भी होमोजीनियस है, डेटा को एक जैसा करने की हमने यहाँ पे किया। तो होमोजेनिटी का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, डेटा को होमोजीनियस करने के लिए क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है, जिससे आप उसको आसानी से उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स के मेथड का इस्तेमाल कर सको। ओके, अब दोस्तों मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, भैया ऐसे तो कोई हार्ड एंड फास्ट यूज नहीं है, बट कुछ लोगों ने कुछ मेथड्स को बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पे कुछ आपके सामने है, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन या फिर क्वांटिटेटिव। जियोग्राफिकल का मतलब होता है लोकेशन के हिसाब से, जियोग्राफी के हिसाब से, एंड यहाँ पे क्रोनोलॉजी का मतलब होता है 1 2 3 4 ABCD असेंडिंग डिसेंडिंग, ये हो गया। उसके बाद क्वालिटेटिव का मतलब होता है जब हम लोग किसी क्वालिटेटिव फीचर्स को उठा के डेटा को क्लासिफाई करते हैं, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, ब्यूटी, ये सब चीज को लेके, ठीक है, जो चीज नंबर के टाइम में नापी नहीं जा सकती। उसका रहता है क्वांटिटेटिव, जब भैया किसी नंबर के फीचर को उठा के किसी ऐसे चीज के हिसाब से क्लासिफिकेशन करना जो कि नंबर्स के टाइम में मापा जा सके, नापा या मापा एक ही होता है, जा सके। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे आता है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। तो भैया ये जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। When population of a different states, जब हम लोग डिफरेंट स्टेट्स की पॉपुलेशन को प्रेजेंट करते हैं, we can say that it's according to the geographical classification। भैया जब हम लोग डेटा को, पॉपुलेशन मतलब डेटा, जनसंख्या नहीं, मैंने आपको बहुत सारी जनसंख्या के एग्जांपल दे दिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पॉपुलेशन मतलब डेटा ही समझ डालो, वहाँ पे मैंने पॉपुलेशन यूज किया था एक्चुअल में, ठीक है, वो एज अ डेटा को यूज किया था, ठीक है। जब भी हम लोग किसी डेटा को, पॉपुलेशन को जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन बांट देते हैं, यूपी की, बिहार की, तो ये आपका हो गया जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अब आता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग टेम्पोरल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, जब हम लोग डेटा को टाइम के हिसाब से बांटते हैं। ओके, द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज, इसको हम लोग कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे दोस्तों क्रोनोलॉजी में टाइम की बात की गई, इस बात को ध्यान रखना। एक बात और ध्यान रखना कि जब हम लोग डेटा को क्या कहते हैं, असेंडिंग, जो पहले आता है पहले, जो बाद में आता है बाद में। क्रोनोलॉजी मतलब कि पहले वाला पहले होगा, बाद वाला बाद में होगा। दो बातें इसमें बताई जाती हैं कि पहला भैया क्रोनोलॉजी मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग, ये सब चीजें आपकी आ गई। ओके, उसका दोस्तों यहाँ पे देखते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ये क्या है, इन क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स। या एक हो गया कि सेक्स मतलब मेल फीमेल, ठीक है। ओके, ठीक है, ये कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसका क्या रीजन है, किसकी क्या कास्ट है, एजुकेशन, ये सब चीजों का विच कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, जिसको हम लोग नंबर्स के टाइम में नहीं देख सकते, ठीक है ना। क्वालिटेटिव का मतलब ये होता है कि जब हम लोग डेटा को क्लासिफाई करें उसको नंबर के टाइम में नहीं देख पाए, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, इन क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन द डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव, जब उसके फीचर के हिसाब से, जब उसकी ऐसी विशेषता जो कि नंबर के टाइम में नहीं नापी जा सकती, ठीक है। मेल फीमेल, ठीक है ना, लिटरेसी, कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना पढ़ा लिखा नहीं है, रीजन, कास्ट, एजुकेशन विच कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू, ये दो टाइप की होती है। ये क्या होती है, दो टाइप की होती है, एक होती है सिंपल, एक होती है मैनीफोल्ड। एक होती है सिंपल, एक होती है मैनीफोल्ड। सिंपल का मतलब होता है व्हेन फैक्ट, जब डेटा को हम लोग प्रेजेंट करते हैं इनटू टू क्लासेस अकॉर्डिंग टू वन एट्रीब्यूट ओनली, देन क्लासिफिकेशन इज सेड टू बी सिंपल। जब हम लोग किसी डेटा के फीचर का दो फीचर उठाते हैं, ध्यान से सुनना, when fact are classified into two classes, जब मान लो कि डेटा है तो उसके हमने दो फीचर्स को उठाया तो उसको बोलते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन। इफ वी डिवाइड और क्लासिफाई द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इनटू टू ग्रुप, मेल और फीमेल, तो मतलब क्या होगा, हमने डेटा को दो ग्रुप के अंदर बांटा, मेल और फीमेल, तो ये क्या हो गया आपका सिंपल क्लासिफिकेशन। अब आता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, व्हेन फैक्ट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोर देन वन एट्रीब्यूट्स, और ठीक है ना,
more than one attributes or when each class is subdivided into more than two subclass, then the classification is said to be manifold. एग्जाम्पल के तौर पे if we classify population of city, हमने सिटी की पॉपुलेशन को बांटा है मेल और फीमेल के अंदर, देन हमने इसको सब डिवाइड किया है कितने पढ़े लिखे हैं एंड कितने इलिटरेट हैं, फिर हमने फर्दर सब डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू उनके रीजन, कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं, एंड देन फाइंड दैट नंबर ऑफ क्लासेस और फॉर्म्ड, मतलब कि पहले क्लासीफाई किया, फिर उसको सब क्लासीफाई किया, फिर उसको सब क्लासीफाई किया, एक से ज्यादा हमने क्या किया हुआ है, सब क्लासिफिकेशन किया हुआ है, इसको मैनिफोल्ड बोलते हैं। अब आता है अपना क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ये क्या होता है, जब डेटा को नंबर के फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं, मतलब कि इन दिस क्लासिफिकेशन डेटा इज क्लासिफाइड, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ऐसी विशेषता जिसको नापा जा सके, विच कैन बी मेजर्ड, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, हाइट भैया नंबर में होती है, वेट नंबर में होता है, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन या फिर सेल, तो ये आपका हो गया भैया क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो अपना क्लासिफिकेशन चैप्टर बहुत ही छोटा था जो कि बहुत आसानी से खत्म हो गया एंड दोस्तों आपको समझ में भी आ गया होगा। थ्योरीज है, एग्जाम में थ्योरी पूछता है क्या होता है आप बता सकते हो आसानी से, ठीक है। तो बस ये इतना ही था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड अभी तक आपने कॉमर्स सेशन के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जाके कर लो एंड अगर आपके कोर्सेज में इनरोल नहीं किया है तो कोर्सेज में इनरोल अपने आप को कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच।